साथियों, मैं डॉक्टर उषा परनामी, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। हम देखने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम यांत्रिकी का फर्स्ट अध्याय क्वांटम यांत्रिकी का विकास। और इसमें अब तक हम कृष्णिका विकर्ण को देख चुके हैं कि क्लासिकल द्वारा हम नहीं समझ पाए क्लासिकल थ्योरी से, और हमने इसे किस प्रकार से प्लांक के सिद्धांत से क्वांटम यांत्रिकी से इसे समझा। अब और इसके अलावा हमने देखा कि ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा को भी हम क्लासिकल थ्योरी के द्वारा नहीं समझ पाए और आइंस्टीन और डिवाइन ने इसके स्पष्टीकरण दिए। आज हम देखने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, क्लासिकल थ्योरी द्वारा इसको समझने में हमारी क्या परेशानियाँ थी, और क्वांटम थ्योरी के द्वारा किस प्रकार से आइंस्टीन ने इसका स्पष्टीकरण दिया। तो सन 1887 में हर्ट्ज ने पाया कि जब विद्युत तरंग उत्सर्जक की किसी नॉब पर पराबैंगनी प्रकाश हम डालते हैं तो नाप के मध्य विद्युत विसर्जन बहुत सरलता से होता है। और 1988 में हॉलबर्च ने पाया कि जब किसी धात्विक परत पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तब इससे आवेश मुक्त होता है। लेकिन उसने ये भी पाया कि अगर आवेशित पर जो हमने परत ली है वो धनावेशित है तो उससे आवेश मुक्त नहीं होता है। लेकिन अगर जो हमारी धात्विक परत है निरावेशित है और उसमें हमने प्रकाश डाला है तो वो धनावेशित हो जाती है जब हम प्रकाश उस पर डालते हैं तो। और लेनार्ड ने भी सन 1900 में इन कणों, जो कण निकलते हैं कि ये प्रकाश जब डाला गया धात्विक परत पर उससे जो कण निकले, उन कणों की E/m का मान निकाला तो ये पाया कि ये कण कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन सब प्रयोगों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि जब किसी धातु की सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति या कहीं हम निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि धात्विक सतह पर जब किसी एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं इसे हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। अब इस प्रक्रिया से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं हम इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये परिपथ जो हमने इसको दिखाया है, ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक रूप से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ये एक विसर्जन नलिका है। यहाँ पर आपके पास ये कैथोड है और ये एनोड है। तो यहाँ पर आपके पास हमने क्या किया है, ये आपके पास है, ये आपके पास एक फोटोग्राफी, हम इसे कैथोड इलेक्ट्रॉन ना कहकर, कैथोड एनोड ना कहकर हम ये कहें कि यहाँ पर एक धात्विक सतह है मेरे पास, ये धातु की सतह है और इस धातु की सतह पर क्या डाला जा रहा है, प्रकाश डाला जा रहा है। और इस धातु की सतह पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और ये इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि जब इस सामने वाली प्लेट पर हम धनावेश लगाएंगे तो ही ये इससे आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर जब इसको धनावेशित धन विभव देना है तो इस धन विभव को देने के लिए ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रायोगिक व्यवस्था दिखाई गई है कि एक पोटेंशियल डिवाइडर है, ये एक बैटरी लगाई गई है, ये रेओस्टेट है जिससे हम वेरिएबल कर सकते हैं। और जब इस पोटेंशियल को हम वेरी करेंगे तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल को जब हम वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा वो भी अलग अलग होगा और उस अनुपात में इस परिपथ में क्या बहेगी, एमीटर में धारा बहेगी, जो किस धारा का द्योतक है, प्रकाश धारा का। यानी प्रकाश डालने से धात्विक प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन निकले उसको हमने आकर्षित करके धन विभव से इस परिपथ में धारा प्राप्त की और ये धारा कहलाती है प्रकाश धारा। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे इस सतह पर उनका मापन किया जाएगा किसके द्वारा, इस एमीटर के द्वारा। तो प्रकाश धारा का मापन किसके द्वारा हो रहा है, यानी ये परिपथ कब पूरा होगा, जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर कहाँ पहुँचेंगे, इस एनोड प्लेट पर जिसको हमने धनावेशित किया है उस पर पहुँचेंगे, तब ये प्रकाश धारा का मापन यहाँ पर होएगा। और अगर हमने यहाँ ऋणात्मक विभव दिया है तो स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं जो अधिक गति ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है वही यहाँ तक पहुँच पाएगा, अन्यथा बाकी इलेक्ट्रॉन वहीं रुक जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको प्लेट को धन विभव देकर भी प्रकाश धारा का अध्ययन किया जाता है और प्रायोगिक रूप से इसको ऋण विभव देकर भी इसका अध्ययन किया जाता है। और ऋण विभव हम जानते हैं कि इसको रोकने के इलेक्ट्रॉन कहाँ रुकते हैं उस पोटेंशियल का मापन करने के लिए, यानी निरोधी पोटेंशियल का मापन करने के लिए यहाँ ऋण विभव दिया जाता है। अब इस प्रयोग से हमें क्या परिणाम प्राप्त हुए, एक बार फिर से उनका स्पष्टीकरण यहाँ क्रमानुसार दिया गया है क्रम से, कि जब प्रकाश उत्सर्जक धात्विक प्लेट, जो कि मैंने PE से लिखी है, पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति
एक निश्चित आवृत्ति से कम होती है तब कोई धारा प्राप्त नहीं होती। अर्थात कोई प्रकाश धारा की प्राप्ति मुझे नहीं होती है। कब? जब आपके पास, तो यहाँ पर हम प्रकाश तो डाल रहे हैं, लेकिन जब तक प्रकाश जो हमने डाला है वो एक निश्चित आवृत्ति का नहीं होता है तब तक इस धात्विक प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए प्रकाश धारा की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक न्यूनतम आवृत्ति मेरे लिए आवश्यक है प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, और ये आवृत्ति कहलाती है देहली आवृत्ति, जिसे ऐसे हम इंग्लिश में कहें तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हम उसे कहते हैं। और इससे जुड़ी हुई तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है? क्रांतिक तरंग दैर्ध्य या कट ऑफ वेवलेंथ। और ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी जिसका प्रकाश इस पर डाला जाएगा तो हमारे पास इस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और ये जो देहली आवृत्ति है कितनी होगी इसका मान डिपेंड करता है कि धातु के पृष्ठ की प्रकृति कैसी है। अलग अलग धातुओं के लिए ये मान क्या होगा? अलग अलग होगा। अब देहली आवृत्ति से कम की आवृत्ति हमने देख लिया कि चाहे कितनी भी कम आवृत्ति का प्रकाश है देहली आवृत्ति से, उसकी तीव्रता हम चाहे कितनी भी बढ़ाते जाएं, ये पाया गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव मुझे प्राप्त नहीं होता है। तो यानी हमने देखा आवृत्ति पर तो निर्भरता है, लेकिन प्रकाश की तीव्रता पर इसकी निर्भरता हमें नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यही दिखाया गया है, जैसे जैसे एक न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश से प्रकाश धारा बहनी शुरू हुई है और जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति आप बढ़ाते जाते हैं विद्युत धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा जो है उसका मान बढ़ता जाता है। इस फिगर से ये दिखाया जा रहा है। और जो हमने जिस प्लेट पे मैं प्रकाश डाल रही हूँ उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो संग्राहक प्लेट है उस पर धन विभव लगाकर आकर्षित किए जाते हैं और इससे परिपथ में क्या बहती है? प्रकाश धारा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब धन विभव लगाया जाएगा सामने वाली प्लेट पे, यहाँ पर इस प्लेट पर आप प्रकाश डाल रहे हैं एक न्यूनतम आवृत्ति का जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, और ये जो संग्राहक प्लेट है इस पर जब आप धन विभव लगाते हैं तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश है और ये धनावेशित प्लेट उसको अट्रैक्ट करती है और इस वजह से इस परिपथ में धारा बहती है और ये धारा क्या कहलाती है? प्रकाश धारा कहलाती है। और ये विभव शून्य होने पर भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है इस संग्राहक प्लेट पे पहुंच जाते हैं, और जिससे भी प्रकाश धारा हमें प्राप्त होती है। यानी विभव हमने शून्य कर दिया तो भी कुछ इलेक्ट्रॉनों में इतनी गतिज ऊर्जा है कि वो अपनी गतिज ऊर्जा के कारण कहाँ पहुँच जाते हैं? ये जो संग्राहक प्लेट है उस पर पहुँच जाते हैं और प्रकाश धारा शून्य नहीं होती, वो बहती है। और धन विभव में वृद्धि करने पर ये धारा यहाँ जैसे कि दिखाया गया है कि धन विभव, यहाँ पर अगर आप देखें तो विभव शून्य होने पर भी करंट शून्य नहीं है, और जैसे जैसे हम विभव बढ़ा रहे हैं धन विभव वैसे वैसे प्रकाश धारा बढ़ रही है और एक मान के बाद जाके कैसी हो जाती है? संतृप्त हो जाती है, यानी कि नियत हो जाती है। और चूँकि हमने ये देखा कि शून्य विभव देने पर भी प्लेट को, संग्राहक प्लेट को धारा, प्रकाश धारा शून्य नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इतनी है कि तब भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर संग्राहक प्लेट तक कुछ कुछ पहुँच रहे हैं, इसलिए हमें प्रकाश धारा मिल रही है। और प्रकाश धारा शून्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो संग्राहक प्लेट है उसको ऋण विभव देना पड़ता है, और ऋण विभव देने का मतलब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। और जब हम प्लेट को ऋणावेश देते हैं तो दोनों ऋणावेश परस्पर क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे आपके पास एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर जो संग्राहक पर हमने लगाया, इस संग्राहक पर अगर मैं एक निश्चित ऋणात्मक, धन की बजाय कौन सा विभव लगा दूं? ऋणात्मक विभव लगा दूं, तो उस विभव पर प्रकाश धारा शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब इस विभव पर इलेक्ट्रॉन जो है प्रतिकर्षित होते हैं, इतनी ऊर्जा उनमें नहीं है कि इस पोटेंशियल को पार करके यहाँ तक पहुँच सकें, तो यहाँ पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है और इस विभव को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बात का द्योतक है कि इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा कितनी है। जितनी अधिक ऊर्जा होगी उतनी ही हमें इसे रोकने के लिए इस पर पोटेंशियल का मान मुझे नेगेटिव ज़्यादा देना पड़ेगा। और एक बात और देखें, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो विद्युत प्रभाव है वो आवृत्ति पर निर्भर है प्रकाश के, ना कि प्रकाश की इंटेंसिटी पर। हाँ, प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपके पास प्रकाश धारा का मान अवश्य बढ़ता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान नहीं बढ़ता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा नहीं बढ़ रही है। तो पोटेंशियल, नेगेटिव जो पोटेंशियल हम दे रहे हैं उन्हें रोकने के लिए निरोधी विभव जिसे हम कह रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसे हम कह रहे हैं, उसका मान प्रकाश की तीव्रता के साथ नहीं बदल रहा है। यद्यपि प्रकाश धारा का मान क्या होता है? इंटेंसिटी बढ़ाने पर बढ़ जाता है। और क्या देखा हमने एक्सपेरिमेंटली कि आपके पास
कि सोडियम के लिए हमें ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ पोटेंशियल है उसका मान कितना मिलता है, -2.3 वोल्ट, और कॉपर के लिए मिलता है -4.7 वोल्ट। तो ये जो कट ऑफ वोल्टेज है ये अलग अलग के लिए, अलग अलग धातुओं की प्रकृति चूँकि अलग अलग है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी अलग अलग मिलता है। और अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन हमने नहीं किया और तीव्रता बढ़ाई है तब प्रकाश धारा के मान में वृद्धि होती है, ये हमने अभी देख कहा है। परंतु कट ऑफ वोल्टेज यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान वही रहता है। इससे स्पष्ट है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ये अभी हमने फिगर को देख के डिस्कस किया है। और प्रत्येक तीव्रता के लिए प्रकाश के लिए धारा निरोधी विभव का अधिक धनात्मक मान करने पर बढ़ती है और एक मान पर लगभग संतृप्त हो जाती है। इस कर्व को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग आवृत्ति, चाहे अलग अलग आवृत्ति मेरे पास वही है, लेकिन अलग अलग तीव्रता का प्रकाश अगर मैंने लिया है तो धारा का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, और संतृप्त एक मान के बाद धारा क्या हो रही है, संतृप्त हो रही है। तो और एक मान पर संतृप्त हो रही है, नियत हो रही है। और अगला हमें क्या मिलता है कि लेकिन शर्त क्या है, यह क्या है कि इंटेंसिटी ये सारी जो हमने ली हैं प्रकाश की, इनमें जो भी प्रकाश है वो उसकी जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से अधिक का प्रकाश है वो। और आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने पर निरोधी विभव या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का मान आवृत्ति के साथ रेखीय रूप से बढ़ता है। यहाँ पर ये भी हमने दिखाया है कि आवृत्ति के साथ प्रकाश की आवृत्ति को हमने बढ़ाया है। यहाँ पर ये न्यू1 और न्यू2 की आवृत्ति जो है, प्रकाश की आवृत्ति न्यू1 से अधिक है। तो हमने ये देखा है कि पढ़ाते हैं तब जब निरोधी विभव यानी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आवृत्ति बदलने पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी, नेगेटिव पोटेंशियल का मान भी बढ़ गया है। न्यू2 की आवृत्ति ज़्यादा है, न्यू1 की आवृत्ति ज़्यादा है, कम है। न्यू2 की आवृत्ति ज़्यादा है किससे, न्यू1 से, यानी न्यू1 की आवृत्ति कम है न्यू2 से। तो न्यू1 जो कम आवृत्ति का प्रकाश है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी कम है, और अधिक आवृत्ति के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी अधिक है। तो इसका मतलब जब अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसमें गति ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास परिवर्तन है निरोधी विभव का, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि निरोधी विभव बदल जाता है किसके साथ, आवृत्ति बदलने के साथ निरोधी विभव का मान भी बदल जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आवृत्ति के साथ, पोटेंशियल के साथ किस प्रकार से आवृत्ति के साथ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ हम पाते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर धारा क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। और ये भी पाया गया कि आपके पास जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो एक त्वरित प्रक्रिया है, यानी इंस्टेंट, जैसे ही आपने प्रकाश डाला वैसे ही आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलता है। आपतित प्रकाश के अवशोषण और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई भी टाइम लैग, समय पश्चात नहीं होती है, समय डिफरेंस नहीं होता है। जैसे ही आपने प्रकाश डाला वैसे ही उस सतह से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, जो प्रकाश आपने डाला है वो न्यूनतम आवृत्ति का होना चाहिए, देहली आवृत्ति का होना चाहिए, उससे अधिक आवृत्ति का होना चाहिए। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने में क्लासिकल थ्योरी की क्या विफलताएं थी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे क्लासिकली बढ़ती है तो निरोधी विभव का मान बढ़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि क्लासिकली तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, और गति ऊर्जा बढ़नी चाहिए क्लासिकली तीव्रता बढ़ने से, तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ना चाहिए। लेकिन ये प्रायोगिक तथ्य के हमें विपरीत मिला कि तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव का मान नहीं बढ़ता है। और क्लासिकली किसी भी आवृत्ति पर या उससे किसी भी आवृत्ति का हम प्रकाश लें और अधिक तीव्रता का प्रकाश लें तो धातु पर अगर उसकी प्लेट पर हम उसे डालें उस प्रकाश को, जिसकी आवृत्ति कोई भी हो, चाहे वो देहली आवृत्ति से कम हो चाहे देहली आवृत्ति से ज़्यादा हो, और तीव्रता अगर देहली आवृत्ति से कम का प्रकाश है तो हम कहते हैं उसकी तीव्रता बढ़ा दो। तो क्लासिकली जो है उसको अगर हम उसको धातु की प्लेट पे डालें तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए थे। लेकिन हमने क्या पाया कि देहली आवृत्ति और उससे अधिक का प्रकाश डालने पर ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे। देहली आवृत्ति से कम का हमने भाई अधिक तीव्रता का भी प्रकाश डाला तो भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हुआ। ये भी एक क्लासिकल थ्योरी के विपरीत है। और चिरसम्मत सिद्धांत से धातु की सतह पर प्रकाश डाले जाने पर तरंग ऊर्जा संपूर्ण क्षेत्र में वितरित हो जाती है, इसलिए उसका कुछ अंश ही हमारे हिसाब से अणु को मिलेगा। और इसलिए कम तीव्रता का प्रकाश डालने पर प्रकाश विद्युत प्रक्रिया का त्वरित यानी बिना टाइम लैग के होना संभव नहीं है। यानी कि आप तुरंत प्रकाश डालें और तुरंत
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्लासिकली, उसमें कुछ समय लगना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि प्रायोगिक रूप से ये तुरंत बिना टाइम लैग वाली प्रक्रिया पाई गई। इस प्रकार से हम क्लासिकली इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझ पाए। और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए जो आइंस्टीन ने स्पष्टीकरण दिया, हम उसे देखते हैं कि आइंस्टीन ने बताया कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसे हम चूँकि एचनी ऊर्जा की क्वांटा से मिलकर बना हुआ मानते हैं, तो इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव एकल फोटॉन से इलेक्ट्रॉन की अन्योन्य क्रिया का परिणाम है। यानी कि जो धातु में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश के जो फोटॉन हैं उनसे अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। और स्पष्टीकरण क्या दिया उन्होंने, आइंस्टीन ने, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालकर सतह पर लाने के लिए इसे धात्विक पृष्ठ पर स्थित विभव रोधिका को पार करना पड़ता है। ये ठोसों के सिद्धांत में हम जो ठोसों की संरचना देखते हैं उसमें स्पष्ट होता है कि आपके पास धात्विक पृष्ठ पर आने के लिए इलेक्ट्रॉन को कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य के बराबर जो ऊर्जा दी जाती है वो निरोधी विभव की, जो हम देहली आवृत्ति के प्रकाश की बात कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि न्यूनतम आवृत्ति जो न्यू ज़ीरो का हमने प्रकाश डाला उसकी ऊर्जा कितनी होगी, एच न्यू ज़ीरो होगी। अगर ये धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन लाने के लिए जितना मुझे पोटेंशियल चाहिए ये उसके बराबर है, जिसे हम धातु का कार्यफलन कहते हैं, उस विभव रोधिका के बराबर है, तब तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अन्यथा नहीं होगा, भले ही आपके पास प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। क्योंकि प्रकाश की जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर है, इलेक्ट्रॉन के पास जो विभव हम प्रकाश डाल रहे हैं उसमें जो फोटोनों की ऊर्जा है वो किस पर निर्भर है, आवृत्ति पर निर्भर है। एच न्यू ज़ीरो मतलब आवृत्ति पर निर्भर है। तो एक न्यूनतम आवृत्ति जब तक उसकी ऊर्जा जो फोटोन की डाले गए फोटोन की ऊर्जा है वो विभव रोधिका की ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन अंदर धातु के है उसके सतह पर आने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जैसे हम कार्यफलन कह रहे हैं, उसके बराबर नहीं है। उस रोधिका को पार करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा चाहिए उसके बराबर अगर प्रकाश की ऊर्जा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसीलिए कहा कि ये जो कार्यफलन है वो किसके बराबर है, ये जो कार्यफलन है उस फोटोन की ऊर्जा के बराबर है जो न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डाला गया है, यानी फाई ज़ीरो इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो। तो विभव रोधिका को पार करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो धातु का कार्यफलन कहलाता है। और इस कार्यफलन के संगत एक न्यूनतम आवृत्ति न्यू ज़ीरो का प्रकाश सतह पर डाले जाने की आवश्यकता होती है, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव हमें मिलता है। यानी फाई ज़ीरो कार्यफलन का मान है एच न्यू ज़ीरो के बराबर। और इस आवृत्ति पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। और इससे अधिक आवृत्ति का जब हम प्रकाश डालते हैं तो कार्यफलन के पश्चात जो शेष ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को फोटोन के द्वारा मिलती है प्रकाश डालने से, वो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बन जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब हमने जो न्यू ज़ीरो से अधिक आवृत्ति यानी न्यू का प्रकाश डाला तो जो फोटोन में ऊर्जा एच न्यू थी वो इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन में और इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा में बदल गई, यानी एच न्यू इज इक्वल टू फाई ज़ीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। और चूँकि फाई ज़ीरो का मान मैंने एच न्यू ज़ीरो लिखा है न्यूनतम देहली आवृत्ति के कॉरस्पॉन्डेंस से, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम वी स्क्वायर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा और ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन है धातु से। तो हाफ एम वी स्क्वायर यानी जो प्रकाश से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा धातु की सतह से उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी, जो आपतित फोटॉन है और जो कार्यफलन है के संगत जो फोटॉन है उनके अंतर के बराबर होगी। यानी एच को अगर मैं बाहर ले लूँ तो न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। और ये जो समीकरण है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ेगी और इससे प्रकाश धारा के मान में वृद्धि होगी। और यही एक्सपेरिमेंटली हमने पाया था। और प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर चूँकि प्रकाश में फोटोनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन के संगत एक इलेक्ट्रॉन धातु से उत्सर्जित होता है, इसलिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से प्रकाश धारा बढ़ती है, यानी प्रकाश तीव्रता बढ़ने से प्रकाश धारा में वृद्धि होती है। परंतु प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे सभी तीव्रताओं पर निरोधी विभव का मान समान रहता है, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश में जो फोटॉन है उनकी आवृत्ति नहीं बढ़ रही है, इसलिए निरोधी विभव का मान क्या रहता है, सभी तीव्रताओं पर समान रहता है। ऐसा स्पष्टीकरण दिया गया। और प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश ऊर्जा भी बढ़ती है, जिससे धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा भी बढ़ेगी।
और इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, इसलिए चूँकि गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अगर हम रोकना चाहते हैं संग्राहक प्लेट तक पहुंचने के लिए, तो हमें अधिक ऋणात्मक योग लगाना पड़ता है और इसलिए निरोधी विभव का मान बढ़ता है। जैसे निरोधी विभव को हमने किससे दिखाया है, V0 से। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो अधिकतम निरोधी विभव है ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के संगत है, यानी हाफ एम वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू EV0, जहाँ VM वेलोसिटी है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की और V0 क्या है, निरोधी विभव का मान है उसे रोकने के लिए। और हाफ VM का स्क्वायर का मान हम यहाँ से आइंस्टीन के समीकरण से लिख सकते हैं h न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। तो इसलिए V0 का मान हो जाएगा h/e न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। अब हम एक वक्र खींचते हैं क्योंकि एक सरल रेखा का समीकरण मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एक निरोधी विभव का वक्र खींचती हूँ, किसके साथ, आवृत्ति के साथ। प्रकाश जो डाला गया है धातु की सतह पर, तो एक वक्र यहाँ हमने देखा है। तो आवृत्ति के साथ जब हम निरोधी विभव का वक्र खींचते हैं तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जो कि यहाँ पर जो x अक्ष है इसको कहाँ काट रही है, न्यू ज़ीरो पर, और y अक्ष को काट रही है φ0/e पर। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो ढाल होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के आधार पर अगर मैं चलूँ तो y का मान तो हो गया V0, m का मान हो गया h/e, और x का मान हो गया न्यू, और c का मान हो गया -h/e न्यू ज़ीरो के बराबर। तो एक y इज इक्वल टू mx प्लस सी से अगर मैं इसकी तुलना करूं तो m का मान मेरे लिए हो गया है h/e, और c का मान हो गया, ये पूरा का पूरा किसका मान है, c का मान है। तो इस तरह से मैं बता सकती हूँ कि जब मैं सरल रेखा से समीकरण से कंपेयर करती हूँ तो जो वक्र मैंने खींचा है उसका ढाल h/e होना चाहिए, और जो कांस्टेंट का मान क्या होना चाहिए, h/e न्यू ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दिखाया गया, ये सरल रेखा है। इस सरल रेखा का जो ढाल है वो कितना होगा, h/e होगा, और मूल बिंदु से इसका जो कटान बिंदु है y अक्ष पर, तो अगर मैं यहाँ y अक्ष पर इसका कटान बिंदु लिखना चाह रही हूँ तो x का मान 0 होगा, तो y इज इक्वल टू c, यानी माइनस का h/e न्यू ज़ीरो। तो यहाँ पर h न्यू ज़ीरो को मैंने फाई से लिखा है, तो φ0/e। तो ये जो o से लेकर ये जो डिस्टेंस हमने दिखाई है इस बिंदु को अगर मैं p मान लूँ तो OP का मान जो है वो किसके बराबर है आपके पास, ये φ0/e के बराबर है, और इस φ0/e का मान क्या है, h न्यू ज़ीरो अपॉन c के बराबर है। यानी OP का जो है ये मान है ये इज इक्वल टू -c के बराबर है, और -c क्या है, φ0/e, यानी h न्यू ज़ीरो अपॉन e के बराबर है। और ये चूँकि h न्यू ज़ीरो अपॉन e है तो इससे हम चाहें तो आपके पास न्यू ज़ीरो का मान, हम इसको मापन करके न्यू ज़ीरो का मान मैं निकाल सकती हूँ कि h भी मुझे मालूम होता है और e भी। और इस जो सरल रेखा का ढाल अगर हम देखें तो ढाल निकालने के लिए हम कहते हैं dy/dx। तो dy एक तरह से डेल्टा V0 और dx डेल्टा न्यू, तो ये मान क्या हो गया, h/e। यहाँ हमने देख लिया है कि जब मैंने सरल रेखा के समीकरण से कंपेयर किया तो ढाल मुझे कितना मिलता है, h/e। तो डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा न्यू का मान h/e। तो इसमें कई बार प्रयोगों से हम इसका प्लांक नियतांक का मान भी निकाल लेते हैं कि e इंटू डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा न्यू, इसका ढाल निकाल लो और इसको e से गुणा कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश से गुणा कर लो तो प्लांक के नियतांक का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से जो सारे बिंदु हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो समीकरण था आइंस्टीन का, उसके द्वारा स्पष्टीकरण उसका दिया गया। तो आइंस्टीन का जो समीकरण है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की पूरी तरह से व्याख्या करता है, और इसके चूँकि व्याख्या में हमने फोटोनों का प्रयोग किया है कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, फोटोनों से। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन की जो द्वारा प्रकाश विद्युत के प्रभाव से कौन सा स्वरूप प्रकट होता है प्रकाश का, कण स्वरूप हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।